हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विज्ञान विषय को और दोस्तों इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर देना, अपने साथियों के साथ शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं। तो यहाँ दोस्तों आपके लैमार्क और डार्विन दोनों ही आपके बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं जैव विकास के लिए। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे जो आपका आंसर सही होगा वह आपका विकल्प सा सही है, आ तथा व दोनों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न 2 को। जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएं हैं। तो आपको बताना है कि जैव विकास के अंतर्गत जीवों की जो संरचना होती है उसमें कौन कौन सी समानताएं पाई जाती हैं। यहाँ हमारा उत्तर सा सही है, आ तथा व दोनों विकल्प आपके सही हैं। समरूप या समवृत्ति संरचनाएं और समजात संरचनाएं दोनों ही प्रकार की संरचनाएं आपकी जैव विकास के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न 3 की तरफ। प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो ये आपका डार्विन ने प्रतिपादित किया था। ओके फ्रेंड्स, अगले प्रश्न 4 को देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में अजैविक घटक है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो आंसर सही है विकल्प दा सही है। ये सभी कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायु ये सब आपके अजैविक घटक हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अगले प्रश्न 5 को। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के जैविक घटक हैं। तो दोस्तों उत्पादक और हरे पौधे, उपभोक्ता और अपघटक तथा अपरदभोजी ये सारे ही आपके जैविक घटक होते हैं एक पारिस्थितिकी तंत्र के। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका दा विकल्प करेक्ट है, ये सभी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न 6 को देखते हैं। एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर हैं। तो यहाँ भी आपका ये सभी सही है। आहार श्रृंखला में उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता ये तीनों ही आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न 7 को। एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखला देखी जा सकती है। तो दोस्तों घास स्थल की बात हो रही है। यहाँ आपका जो आंसर सही होगा विकल्प दा सही होगा। देखिए दोस्तों अगर हम खाद्य श्रृंखलाओं को देखें तो घास को टिड्डा खाता है और टिड्डे को गिरगिट खाता है। दोस्तों अगले प्रश्न 8 को देखते हैं। जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है। किसके द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं हम जैव विकास को। यहाँ आपका ऑप्शन दा सही है, उपरोक्त सभी के द्वारा। देखिए दोस्तों हम बता देते हैं कि जीवों की तुलनात्मक शरीर संरचना के द्वारा, शरीर क्रिया विज्ञान के द्वारा और आनुवंशिकी तीनों के द्वारा ही जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों अगले प्रश्न 9 को देखते हैं। जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो आधुनिक सिद्धांत है जैव विकास का आपका वो डार्विनवाद और ह्यूगो डी ब्रीज के उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत से मिलजुल कर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा जो विकल्प सा है वह करेक्ट है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न 10 को देखते हैं। फिलोसॉफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ आपका जो आंसर सही है विकल्प बा सही है। लैमार्क ने ये किताब लिखी है। आगे देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न 11 को। अगले प्रश्न 11 में आपसे पूछा जा रहा है लैमार्कवाद का आधार है। तो दोस्तों जो लैमार्कवाद का आपका आधार है वह उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यह विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न 12 को देखेंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ हमारा उत्तर सही है विकल्प सा, ह्यूगो डी ब्रीज ने यह सिद्धांत दिया था। आगे देखेंगे अगले प्रश्न 13 को। उत्परिवर्तन का कारण है। तो उत्परिवर्तन के कारण की अगर हम बात करें तो जीन परिवर्तन ये हमारा उत्परिवर्तन का कारण होता है। अब देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न हमारे 14वें प्रश्न को। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों ये आपका 1935 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं अगले प्रश्न 15 को। खनिज पाए जाते हैं। तो खनिज दोस्तों पृथ्वी के तल पर भी पाए जाते हैं, भूपर्पटी पे भी पाए जाते हैं और समुद्र में भी। यहाँ आपका उपरोक्त सभी सही है। ठीक है दोस्तों, दा विकल्प सही है यहाँ। अब दोस्तों बात करें अगले प्रश्न 16 की। निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी वस्तु संचारित हो सकती है। तो दोस्तों खुले स्थान पर रखी हुई लोहे की छड़ आपकी संचारित हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आपका दा विकल्प एकदम करेक्ट है। अगले प्रश्न 17 को देखेंगे। बॉक्साइट किसका अयस्क है। दोस्तों बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है। यहाँ आपका सा विकल्प एकदम करेक्ट है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है। तो दोस्तों सांद्रण की विधि यहाँ पे निस्तापन नहीं है ये। ठीक है दोस्तों, बाकी आपकी तीनों सांद्रण की विधियां हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न यहाँ पे 19 को। प्रश्न 19 में आपसे पूछा जा रहा है परावर्तनी भट्टी के भाग हैं। तो अग्नि स्थान, भट्टी का तल और चिमनी ये तीनों ही आपके परावर्तनी भट्टी के भाग होते हैं। यहाँ आपका विकल्प दा सही है, ये सभी। अब देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न 20 को। परावर्तनी भट्टी में भर्जन करते हैं। तो यहाँ हमारा जो विकल्प सही है उपरोक्त सभी सही है। ये सभी धातुएं जो हैं ये सभी धातु अयस्कों का भर्जन परावर्तनी भट्टी में किया जाता है।
अगले प्रश्न 21 को देखते हैं, धातुएं होती हैं ऊष्मा की। तो दोस्तों धातुएं आपकी ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है दोस्तों, धातुएं आपकी ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अगले प्रश्न 22 को देखते हैं, धातुओं का भौतिक गुण है। तो दोस्तों आपको धातुओं का भौतिक गुण अगर बताना हो तो धातुओं के गुणों में हम इन्हीं हेडिंगों को लिखते हैं, चमकदार सतह, कठोरता और आघात वर्धनीयता। यानी आपका यहाँ विकल्प दा सही है, ये सभी। ठीक है दोस्तों, ये धातुओं के भौतिक गुण होते हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न 23 को, अयस्क के रूप में। अगर दोस्तों हम बात करें अयस्क के रूप में तो आपका कौन कौन सा आंसर सही होगा? ऑक्सीकृत अयस्क और हैलाइड दोनों ही आपके यहाँ पे आंसर सही होंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही आपके अयस्क होते हैं। अगले प्रश्न दोस्तों 24 को देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है खनिज के रूप में। अब खनिज के रूप में अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपके धात्विक खनिज भी होते हैं, अधात्विक खनिज भी होते हैं और खनिज ईंधन भी होते हैं। तो यहाँ भी आपका विकल्प ये सभी सही है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगले प्रश्न 25 को, पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन अशुद्धियों को अधात्री कहा जाता है। यहाँ आपका अ विकल्प करेक्ट है। अब देखिए दोस्तों अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं हम, धातु निष्कर्षण की विधि है। तो दोस्तों धातु निष्कर्षण की जो विधियां हैं वो आपकी सभी हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, आसवन विधि भी धातु निष्कर्षण की है, द्रवण विधि और खरपरण विधि भी आपकी धातु निष्कर्षण की विधि है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न 27 को, पीतल में होते हैं। तो दोस्तों पीतल में आपका कॉपर और जिंक होता है, ये इन्हीं की मिश्र धातु है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न 28 की बात करें, कॉपर पाइराइट का सूत्र है। तो ये आपका CuFeS2, यहाँ हमारा विकल्प आ करेक्ट है। अब देखते हैं अगले प्रश्न 29 को, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ हैं। तो दोस्तों मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ की बात की जाए तो यहाँ आपके सभी विकल्प सही हैं। आपका द विकल्प यहाँ पे सही होगा, यानी सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक होती है, नए तत्वों की खोज और अनुसंधान में सहायक होती है, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधाजनक होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न 30 को। अगले प्रश्न 30 में आपसे पूछा जा रहा है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। तो दोस्तों मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। ठीक है दोस्तों, आपका अ विकल्प करेक्ट है। अगले प्रश्न 31 को देखेंगे, किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता। तो दोस्तों यहाँ जो आपका आंसर सही होगा, पहले 1 से 4 बढ़ती है, फिर 4 से 1 घटती है, ये विकल्प आपका करेक्ट है। अब देखते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न 32 को। अगले प्रश्न 32 में आपसे पूछा जा रहा है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की। यहाँ देखिए दोस्तों अगर हम बात करें आंसर की तो हमारा आंसर सही होगा, अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रहे हैं तो तत्वों की जो ऑक्साइड के प्रति क्षारीय प्रकृति होती है वो घटती जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न 33 को। अगले प्रश्न 33 में देखते हैं हम, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर। तो दोस्तों यहाँ अगर हम बात करें किसी समूह में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विकता बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, धात्विकता बढ़ती है। दोस्तों यहाँ बात करें अगले प्रश्न 34 की, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक दोष यह है कि। अब हमें यहाँ पे दोष बताना है, तो इस आवर्त सारणी का जो प्रमुख दोष है दोस्तों आपका वो ये है कि भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए हैं इस आवर्त सारणी में। यहाँ आपका सा विकल्प करेक्ट है। अब देखिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है। तो दोस्तों शुष्क सेल में अगर हम एनोड की छड़ की बात करें तो वहां आपका कार्बन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो आपका पुनः आवेशित किया जाने वाला सेल सीसा संचायक सेल होता है। आ विकल्प आपका करेक्ट है। अब दोस्तों देखते हैं हमारे अगले प्रश्न 38 को, वोल्ट मीटर के द्वारा मापी जाती है। तो दोस्तों वोल्ट मीटर से हम दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते हैं। ठीक है, वोल्टेज मापते हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक करते थे। तो प्राचीन काल में दोस्तों नाविक जो थे वो चुंबक का उपयोग समुद्री यात्रा हेतु दिशा ज्ञात करने के लिए करते थे। यहाँ आपका जो विकल्प बा है ये वाला विकल्प ये आपका करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखें हम, प्रश्न संख्या 40 को। तो दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबक के गुण होते हैं। तो चुंबक के गुण यहाँ पे आपका दोनों ही ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन आपका है दैशिक गुण यानी कि उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा बताने वाला, और दूसरा आपका यहाँ पे गुण है लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचना। ये दोनों ही गुण होते हैं चुंबक में। यहाँ आपका विकल्प सा करेक्ट है। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न 41 को। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है। तो दोस्तों चुंबकीय पदार्थों को दोनों प्रकार से चुंबकित किया जा सकता है, स्पर्श विधि द्वारा और विद्युत प्रवाह विधि के द्वारा। इन दोनों ही प्रकार से हम चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। चुंबक के प्रकार बताइए।
तो चुंबक आपकी प्राकृतिक चुंबक भी होती है और कृत्रिम चुंबक भी होती है। यहाँ भी आपका सा विकल्प करेक्ट है, आ व दोनों। अब देखते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न 43 को। चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक बनाए रखा जा सकता है। क्या करें हम कि चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक रहे? उसके लिए हमें चुंबक को कभी गर्म नहीं करना चाहिए, चुंबक को ठोकना पीटना भी नहीं चाहिए और चुंबक को आपस में रगड़ना भी नहीं चाहिए। यहाँ हमारा विकल्प द सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न 44 की तरफ। अगले प्रश्न 44 में पूछा जा रहा है एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ हो जाती है। तो दोस्तों कभी भी आप अगर एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ हमेशा ऋणावेशित हो जाती है। आपका बा विकल्प करेक्ट है। अगले प्रश्न 45 को देखें, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आपके आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों अगले प्रश्न 46 की। चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, तो चुंबक के द्वारा आपका लोहे का बुरादा आकर्षित होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न 47 को। चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता। तो दोस्तों चुंबकीय प्रभाव आपका लोहे की चादर के आर पार नहीं निकल पाता है, क्योंकि चुंबकीय प्रभाव लोहे के साथ वहां पे एक साइड में ही खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है आकर्षित होने के कारण। अब देखते हैं अगले प्रश्न 48 को। अचुंबकीय पदार्थ है, तो दोस्तों अचुंबकीय पदार्थ यहाँ पे सोना है, सोना चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है। अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न 49 को। दैनिक जीवन में प्रायः कितने प्रकार की विद्युत धारा प्रयोग होती है? तो दैनिक जीवन में आपकी दो प्रकार की विद्युत धारा प्रयोग होती है। एक होती है एसी यानी अल्टरनेटिव करंट और दूसरा आपका होता है डीसी यानी डायरेक्ट करंट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न 50 की तरफ। सेल के प्रकार हैं, तो सेल यहाँ दोनों प्रकार के होते हैं, आ और बा दोनों। प्राथमिक सेल भी होते हैं और द्वितीयक सेल भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न 51 को देखें अगर हम, तो हमसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। तो दोस्तों अगर हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग की बात करें तो ये आपका फ्यूज में होता है। देखिए दोस्तों, जैसे ही विद्युत धारा तेज होती है और ऊष्मीय प्रभाव उसका ज़्यादा हो जाता है तो फ्यूज, हमारा जो फ्यूज तार लगा रहता है वो टूट जाता है, जिससे कि हमारे जो होम एप्लियंसेस हैं, जो उपकरण हैं विद्युत से चलने वाले, वो सारे खराब होने से बच जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न 52 को। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है रुधिर कणिकाएं हैं, तो दोस्तों यहाँ आपकी रुधिर कणिकाओं की बात की जाए तो लाल भी होती हैं और श्वेत भी होती हैं, और ये रुधिर प्लेटलेट्स भी होती हैं। यहाँ आपका ऑप्शन द करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है लाल रुधिर कणिका का जीवन काल होता है, तो दोस्तों ये आपका 20 से 120 दिन तक होता है आरबीसीज का जीवन काल। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न 54 की। अगले प्रश्न 54 में आपसे पूछा जा रहा है मनुष्य के रुधिर में प्रोटीन होते हैं। तो दोस्तों मनुष्य के रुधिर में दोनों ही प्रकार के प्रोटीन होते हैं, प्रतिजन ए और बी और प्रतिरक्षी ए और बी। ठीक है दोस्तों, आपके यहाँ पे विकल्प सा सही है, आ व दोनों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगले प्रश्न 55 को। किस प्रकार का रुधिर रुधिर बैंक में रखा जाता है? तो रुधिर बैंक में ये देखिए दोस्तों, विषाणु से मुक्त, जीवाणु से मुक्त और प्रोटोजोआ से मुक्त, तीनों ही प्रकार से आपका जो मुक्त रुधिर हो वो यहाँ पे रखा जाता है, यानी उपरोक्त सभी प्रकार का। अब देखते हैं अगले प्रश्न 56 को। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है। तो दोस्तों रुधिर का थक्का का मतलब ये हुआ कि जब भी आप लोग कट जाते हैं या चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद खून बंद हो जाता है, यानी रुधिर का थक्का जम जाता है। तो वहां आपका प्लेटलेट्स काम करती है रुधिर का थक्का बनाने के लिए। अगले प्रश्न 57 को देखते हैं। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये आपके लैंड स्टीनर थे, इन्होंने ही मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दोस्तों रक्त को आपके 4 वर्गों में बांटा गया है। ये 4 वर्ग आपके हैं, ए बी, आपका ए बी और लास्ट वाला है ओ। ठीक है दोस्तों, ये आपके रक्त के 4 वर्ग हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न 60 को। अगले प्रश्न 60 में आपसे पूछा जा रहा है ओ रक्त वर्ग है। तो दोस्तों ओ रक्त वर्ग आपका सर्वदाता होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें सर्वग्राही की तो ये आपका ए बी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न 61 को देखते हैं। रक्त की संरचना के मुख्य अवयव हैं। तो रक्त की संरचना के आपके मुख्य अवयव जो होते हैं वो आपके रक्त कणिकाएं और रुधिर प्लाज्मा दोनों ही होते हैं दोस्तों, यानी आपका सा विकल्प करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न 62 को। रक्त के कार्य हैं। आपका पहला विकल्प है हार्मोन्स का संवहन, दूसरा विकल्प है पोषक पदार्थों का संवहन और तीसरा विकल्प आपका है तापक्रम नियमन। ये तीनों ही कार्य रक्त के होते हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पे उत्तर आपका करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत में एनीमिया के कारण हैं। तो दोस्तों भारत में एनीमिया के जो मुख्य कारण हैं वो आपके तीनों दे दिए गए हैं ऑप्शन में, गरीबी, अज्ञानता और गंदा रहन सहन, यानी आपका उपरोक्त सभी यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो आपसे पूछा जा रहा है
कि आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ हम अपने उत्तर की अगर बात करें तो आपका यहाँ पे थैलीसीमिया से आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है, जीवन काल होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। रक्त का थक्का बनाने वाली प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यानी दोस्तों अगर हम बात करें रक्त का थक्का जमने की तो ये आपकी हीमोफीलिया में धीमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बा विकल्प आपका करेक्ट है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है। तो डब्ल्यूबीसी आपकी श्वेत जो कण होते हैं उनकी हीनता के कारण कम हो जाती है, ये श्वेत रुधिर कण के कारण। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है लीवर सिरोसिस रोग का कारण है। तो दोस्तों लीवर सिरोसिस रोग का जो प्रमुख कारण आपका होता है वो हीमोफीलिया ही होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है एड्स का पूरा नाम है। तो दोस्तों एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। आपका सा विकल्प एकदम करेक्ट है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया था। तो ये आपका 1981 में देखा गया था दोस्तों। उसके बाद एचआईवी से प्रभावित होने वाली कोशिका का नाम है। तो दोस्तों एचआईवी से आपकी T4 कोशिका प्रभावित होती है। अगले प्रश्न को देखें तो एड्स की उपचार की औषधि है। तो यहाँ पे एड्स के उपचार की औषधि आपकी जाइडोवुडाइन होती है। आपके आ विकल्प में लिखा हुआ है, ये करेक्ट है। अगले प्रश्न 73 को देखते हैं दोस्तों। एड्स की सिरमी जांच के लिए उपयुक्त प्रमुख परीक्षण है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो प्रमुख परीक्षण है वह आपका है एलिसा किट। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है एड्स से बचने हेतु सावधानियां। तो सावधानियों की अगर बात करें तो ये आपके तीनों ही विकल्प आपके करेक्ट हैं, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 75, जिसमें आपसे पूछा गया है 1984 में किस वैज्ञानिक ने एचआईवी का आविष्कार किया था। तो यहाँ आपकी बात की जाए किस वैज्ञानिक ने इसको खोजा था तो वो आपके हैं रॉबर्ट सी गैलो, इन्होंने ही इसको खोजा था। आगे देखते हैं किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं, सीसा संचायक सेल। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्राथमिक उपचारक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो प्राथमिक उपचारक आपका देखिए यहाँ पे क्रिया में तत्पर तथा निपुण, मधुर स्वभाव वाला, साधन संपन्न और कुशल एवं सहनशील, ये तीनों ही गुण होने चाहिए। दा विकल्प आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले प्रश्न 78 की तरफ। प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों ये प्रश्न भी हम पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक चयनवाद आपका डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगले प्रश्न में देखते हैं हम निम्नलिखित में से सांद्रण की विधि नहीं है। तो दोस्तों निस्तापन विधि आपकी सांद्रण की विधि नहीं है। अब देखिए दोस्तों अगर कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके तो आपको तो बहुत अच्छी बात है कि आपका रिवीजन डबल हो रहा है यहाँ पे और आपको क्वेश्चन याद भी हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चन फिर से। 80वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आ जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था, आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर मुझे बताइए। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ऋण आवेशित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये छड़। आगे देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न 81 को। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके उत्तर की तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, धात्विकता बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। रुधिर का थक्का बनाने के लिए रुधिर कणिका का नाम है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, प्लेटलेट्स। आगे देखते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न को। एलिसा परीक्षण है तो ये आपका एड्स से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न 84 को देखते हैं। गैलेना किस धातु का अयस्क है। ये आपका लेड का होता है और गैलेना का जो सूत्र होता है PbS। ठीक है दोस्तों, ये होता है गैलेना आपका। अब देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न 85 को। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है। तो दोस्तों वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से आपका पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है। तो यहाँ हम पढ़ चुके हैं इसको, कार्बन। अगले प्रश्न को देखते हैं। रुधिर का थक्का बनाने वाली कणिका का नाम है तो ये आपकी प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न 88 को। निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं, यानी आपका DC करंट किस में प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम टॉर्च में DC करंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है तो पौधे और जंतुओं की बीच की कड़ी आपकी यहाँ पे युगलीना होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को देखें। चुंबकीय पदार्थ है तो चुंबकीय पदार्थ आपका लोहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ आपका लोहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होता है। ओके दोस्तों, अगले प्रश्न को और आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे हम विद्युत बल्ब में किस धातु के
तंतु का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें विद्युत बल्ब में तंतु का, तो ये आपका टंगस्टन का तंतु होता है। ठीक है फ्रेंड, टंगस्टन धातु का तंतु होता है। और दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और इससे और अच्छी वीडियो भी बन जाती हैं। अब दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।